आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स की फाइनल रिविजन्स। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 10th क्लास का ही मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसके बाद हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एग्जाम की रिविजन स्टार्ट करें। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, यानी कि आपको 140 मिल रहा है यहाँ पर। इस 140 को हमें क्या करना है, एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है और फिर उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 140 की बात करें तो हम यहाँ पे लेंगे 140 और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 140 है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको देखेंगे कि 2 की डिवाइड टेबल में कहाँ पर जाएगा। ये जाएगा 2 7 जा 14 एंड 0। अभी भी ये जो 70 है ये भी इवन है, तो ये भी 2 के टेबल में जाएगा। तो ये जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, है ना। लेकिन जो 35 है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे अब 3 से ट्राई। तो क्योंकि 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो यानी कि हमने 2 के प्राइम नंबर से भी चेक करके देखा और एक प्राइम नंबर 3 से भी चेक करके देखा, तो दोनों से नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको करेंगे 5 से। तो कैसे 35 जो है वो 5 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो देखेंगे हम कि 5 7 जा 35 और जो लास्ट में जो 7 बचेगा वो तो 7 के टेबल में ही आता है। 7 1 जा 7। तो हम देखेंगे कि जो 140 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दें 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बेटा ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट 156। तो 156 कैसे सोल्व किया जा सकता है? इस 156 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 156 है हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि ये तो इवन नंबर है, ये तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है तो 2 के टेबल से करो भाई। चलिए करते हैं। ये जा रहा है 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारा, 1 जब इधर बचेगा तो ये बच जाएगा 16, तो यह जाएगा 2 8 जा 16। अब हम देखेंगे जो 78 है वो भी एक इवन नंबर है, यानी कि ये भी 2 के टेबल में जा सकता है, तो ये जाएगा 2 3 जा 6, एक बचेगा यहाँ पे 2 9 जा 18। अब 39 क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। अब अगर ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। अब हम 3 से करके देखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 के टेबल में आ रहा है। फिर हम देखेंगे जो 13 है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद आता है प्राइम नंबर 5, उसके टेबल में भी नहीं आ रहा है, 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे जब चेक करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 के टेबल में भी जाएगा बस, और किसी टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, सॉरी 31 जा 13। तो हमारे पास जो 156 है वो इसकी फॉर्म क्या आ गई हमारे पास? इसकी फॉर्म हमारे पास आ गई 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 2 है वो 2 बार मल्टीप्लाई है। अब 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है 3825। चलिए इसको करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो 3825 है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सॉरी ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में आ रहा है क्या, चेक करिए, बिल्कुल आ रहा है। तो 3 के टेबल में हम इसको करके देखेंगे। तो पहले इसको हम 3 से करके देखते हैं। ये जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 जब आगे जाएगा तो ये 2 इस 2 के सामने लग के बनाएगा 22, और 22 नहीं आता है 3 के टेबल में, लेकिन 22 से छोटा नंबर आता है 21। तो ये चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, अब ये बात बच गया 5,
तो कितने बजाएगा, 5 के आगे क्या बचा 1, तो 3 5 जा 50। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया है 1275। अब हम इसको देखेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और यहाँ 1 बचा तो यहाँ पे 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब क्या 425 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। इसको 5 के टेबल से करके देखेंगे, 5 8 जा 40, बचेगा 2 तो 25, 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 के टेबल में आएगा, तो 5 के टेबल में हम करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 1 जा 5, बचेगा 3, 5 7 जा 35। और जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 17 की ही टेबल में आएगा, तो 7 1 जा 17। तो हम देखेंगे कि जो 3825 है उसको हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है बेटा, 2 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे हम 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 और ये है 17 एक ही बार है, तो इसको 17 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे आंसर किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब है नेक्स्ट 5005, इसको करेंगे तो 5005 इसको हम करेंगे तो ये देखेंगे हम कि जो 5005 है वो सिर्फ 5 के टेबल में आ रहा है, तो जाएगा 5 के टेबल से, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब देखिए 1001 जो है वो किसके टेबल में आएगा, ये आएगा 7 के टेबल में, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और जब 28 हो जाएगा तो इधर बचेगा कितना 2, ये हो जाएगा 21 और इस 7 के टेबल में जाएगा कितने पर 7 3 जा 21। अब बचेगा 143, ये चला जाएगा 11 के टेबल में, 11 1 जा 11, बचेगा 3, ये हो जाएगा 33, 11 3 जा 33 और 13 एक प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ 13 पे ही जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, सॉरी ये 1 आ जाएगा, हमारे पास मिलेगा 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है, एक बार, तो हम लिख सकते हैं कि जो 5005 आया ये आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 की फॉर्म में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे 7429 को, तो 7429 को अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 7429, तो 7429 ये सबसे पहले अगर आएगा तो ये आएगा 17 के टेबल में। ठीक है, तो सीधा 17 के टेबल से करते हैं इसको अब, तो ये 17 के टेबल में आ रहा है कितने पर 17, ये आ जाएगा आपका 4 3 7 पे जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 4 3 7 ये जाएगा 19 के टेबल पे, नहीं ये चला जाएगा 23 पर। तो अब देखेंगे कि 17 19 और फिर 23, जो लास्ट में 23 है ये भी एक प्राइम नंबर ही है, तो ये भी 23 पर ही जाएगा, तो 23 1 जा 23। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा 7429 इज इक्वल टू 17 एक ही बार है 17 मल्टीप्लाई 19 भी एक ही बार है 19 मल्टीप्लाई 23 भी एक ही बार है 23, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 26 और 91 आपको दो नंबर दे दिए हैं। ओके, हमें क्या देखना है कि इस 26 और 91 के एलसीएम निकालना है और इसका एलसीएम निकाल के हमें ये चेक करना है कि अगर इन दोनों नंबर्स का निकलने वाला एलसीएम उसकी मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ से कर दी जाए तो क्या हमें वही आंसर मिलेगा जो इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, यानी कि इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जिस नंबर का प्रोडक्ट जो हमारे पास है दो नंबर उन्हीं का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आता हो। ओके, चलो देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो 26 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, तो हम देखते हैं कि जो 26 है इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 26 जो होगा आपका वो पहले 2 के टेबल में जाएगा और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, क्योंकि 13 2 जा 26,
91 को देखें जरा, 91 किस किस के टेबल में आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 13 की टेबल में। तो यहाँ पर हमने इसका निकाल लिया है कि 26 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होंगे और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होंगे। अगर आप चाहते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशंस के लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, नहीं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमने सिखाया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमें HCF निकालना है तो 26 और 91 का HCF क्या होगा। HCF क्या होता है बेटा, HCF होता है कि दो जो नंबर हमारे पास थे उनके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट लिखा है उसमें जो नंबर दोनों में ही कॉमन हो वही हमारा HCF होगा। देखिए 13 है यहाँ पर, यहाँ भी 13 है, ठीक है ना। तो जो HCF आएगा वो 13 ही आएगा। ये जो 2 और 7 है इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगर हम यहाँ से बात करें इसके LCM की, तो LCM को ज़रा ध्यान से देखना। LCM में हम क्या करते हैं कि जो नंबर आपका कॉमन आ रहा है, जैसे 13 यहाँ पे कॉमन था, यहाँ पे भी था, दोनों में कॉमन था, तो वो तो हमने लिखा ही लिखा। इसके अलावा जो भी बच गया उसको भी लिख लो। जैसे यहाँ 2 था, इसमें है, इस वाले में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। और यहाँ पे 7 है, नीचे है, ऊपर वाले में नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इसको रखेंगे। तो एलसीएम जब हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 आएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हमें मिल जाएगा 182। ओके, तो हमें मिल गया इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों नंबर का एचसीएफ। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ये जो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई जिन दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ निकाली जा रही है उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। चलो ट्राई करते हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ क्या होने वाला है। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है। चलो ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या है बेटा, एलसीएम हमारे पास 182, हमने 182 लिखा, ठीक है ना 182, और इसके मल्टीप्लाई में हमने क्या किया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया हमारा 13 आया। अगर हम 182 और मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं तो हमको क्या आंसर मिलेगा, हमको आंसर मिलने वाला है 2366। ओके, 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 मिलेगा। अब हम देखते हैं, अगर हम ये दो नंबर जो है हमारे पास 26 और 91, अगर हम ये माने कि जो 26 है वो ए है और 91 जो है वो बी है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं नाउ ए इंटू बी। तो ए इंटू बी हम निकालेंगे तो ए हमारे पास क्या है बेटा 26 है, हम ये लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई बाई बी लिखेंगे हम 91, और 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, हमें आंसर मिलेगा 2366 सेम। तो हम क्या लिखेंगे वी गॉट, यानी कि वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला कि जो एलसीएम था उसकी मल्टीप्लाई जब हमने एचसीएफ से की तो हमको ए इंटू बी ही मिला, यानी कि क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था वो सेटिस्फाइड हो गया। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। इसको भी हम जरा चेक करेंगे। अगर हम 510 को मान लेते हैं ए के बराबर, यानी कि ए है हमारे पास 510, और ये इसके फैक्टर अगर हम निकालेंगे, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम अगर हम करते हैं तो वो आने वाला है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट्स पे दिक्कत हो तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे बता देना। तो बी हमारे पास क्या है बेटा 92। अगर हम 92 के फैक्टर्स बनाते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं इसका, तो वो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस आने वाला है वो आने वाला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, सॉरी ये एक 2 गलत आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अभी हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या आने वाला है। अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो अब हमें देखना है कि दोनों में
जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। पहले हम देखेंगे ये 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक 2 का पेयर हमारा बन गया है। यहाँ पे भी है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो हमने इसके एचसीएफ के लिए ये 2 ले लिया। अब हम देखेंगे कि इस 2 के अलावा भी ये 3 है। क्या ये 3 इसमें है? ऊपर वाले में 3 है, लेकिन नीचे वाले में है क्या? तो नीचे वाले में नहीं है, मतलब हम 3 को कॉमन नहीं ले सकते। 5 ऊपर है, नीचे है क्या? नहीं है, मतलब इसको भी हम नहीं ले सकते एचसीएफ के लिए। 17 ऊपर है, नीचे नहीं है, मतलब इसको भी नहीं लिया जा सकता। एक बार नीचे से भी चेक कर लेते हैं। ये 2 वाला तो ऊपर वाले के लिए हमने ले लिया ऑटोमेटिक। इस 2 का भी कोई ऊपर पेयर नहीं है और इस 23 का भी ऊपर कोई पेयर नहीं है, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 ही आ जाएगा। अब देखिए जरा एलसीएम। एलसीएम देखेंगे। अब एलसीएम में क्या होता है, पहले जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है हमें, लेकिन अगर कोई बच गया है तो हम उसको भी लेंगे, यानी कि उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना, इस 2 के साथ ये 2 है, हमने ये ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इस वाले 2 का क्या? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी होता है बेटा, कि अगर हम 2 नंबर जो हमें दे रखे हैं उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 एक बार मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है, तो जिसमें ज़्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना एलसीएम के अंदर वो लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 2 बार है, तो हम यहाँ पे 2 को 2 बार ले लेंगे। इस तरीके से भी समझ सकते हो आप मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारा 2 जो है 2 बार आ गया। अब हम देखेंगे 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी लेंगे इसको। फिर हम देखेंगे 5 ऊपर है नीचे नहीं है, हम फिर भी लेंगे। एलसीएम में किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। ऊपर 17 है, हम फिर भी लेंगे, क्योंकि नीचे नहीं है कोई बात नहीं, हम लेंगे लेकिन। ठीक है, फिर हम नीचे देखेंगे तो ये नीचे जो डबल बार 2 आ रहा है हमारा, ये हम यूज कर चुके हैं, लेकिन 23 नीचे है ऊपर नहीं है, हम फिर भी इसको ले लेंगे। और बेटा अगर जब इन सब की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 3 4 6 0 23,460। अब हम क्वेश्चन की कंडीशंस को वेरीफाई करके देखते हैं एक बार, कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो एक बार हम चेक करते हैं। नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ओके। तो हम जरा चेक करेंगे कि एलसीएम हमारे पास क्या है। एलसीएम हमारे पास क्या है बेटा, और एचसीएफ हमारे पास क्या है। आप देख पाओगे कि एलसीएम है हमारे पास 2 3 4 6 0। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है क्या, 46920। क्या मिलेगा, 46920। इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 46920 मिलेगा। अब हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों नंबर्स जो ए और बी हमारे पास है उनको मल्टीप्लाई करके भी यही आ रहा है क्या। नाउ ए मल्टीप्लाई बी, क्या यही आ रहा है, चलो चेक करते हैं। ए हमारे पास है 510 मल्टीप्लाई बाय 92। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि 46920 सेम मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कि वी गेट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि ये कहानी भी यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है जैसी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही थी। इसका एक पार्ट और है, उसको आप ट्राई करके देखना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जरा ध्यान से देखो, इसको करना कैसे है। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नंबर दे रखा है 12 15 और 21। ठीक है, तो पहले हम 12 के फैक्टर बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। ये जाएगा 2 के टेबल में, 2 6 जा 12, फिर ये जाएगा 2 3 जा 6 और ये जाएगा 3 पर। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि जो 12 है उसको क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 15 को क्या लिखा जा सकता है, 15 के फैक्टर बनाएंगे जरा। ये जाएगा 3 के टेबल में,
3 5 जा 15 और ये जाएगा 5 के टेबल में, 5 1 जा 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो 15 है उसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास है 21, तो 21 का कैसे फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। 21 ये जाएगा 3 के टेबल में, 3 7 जा 21 और 7 के टेबल में 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 21 जो है आपको मिलेगा 3 इंटू 7 की फॉर्म में। ओके बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखना, इसमें से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कैसे। ओके, हम देखेंगे कि 12 के फैक्टर जो आए हैं हमारे वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। जो हमारे 15 के हैं फैक्टर्स, अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे 2 है 15 वाले में, नहीं है। यहाँ पे फिर देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल है। हम क्या करेंगे 3 के नीचे लिख देंगे 3। इससे हमें कुछ बेनिफिट क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम हम पजल नहीं होंगे। और दूसरा फिर हमारे पास क्या मिल गया 5। ओके, फिर हम देखेंगे 21, तो 21 के टेबल में हम जब हम कर रहे थे इसको तो देखा हमने क्या देखा कि 3 इंटू 7 है, तो यहाँ पे 3 है और इंटू में 5 नहीं है लेकिन 7 है। तो हम इसका हमने क्या करा 5 की जगह छोड़ दी और हमने कहीं और लिख दिया 7। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सिर्फ एक 3 ऐसा है जिसका एक पेयर बन रहा है ना। तो एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ पे तो हमको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। इज इट क्लियर। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंट है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि जो कॉमन आया है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी होगा क्या, बाकी भी आएंगे। तो बाकी देखो क्या क्या आ रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे 3 तो आ ही रहा है, हमने लिख लिया 3, ठीक है ना। और क्योंकि तीनों में सिर्फ एक बार आ रहा है, तीनों में एक बार आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर ऐसे पेयर बनते हैं तो जिसमें ज़्यादा बार आ रहा होगा ना उसको उठा लेंगे हम एलसीएम के केस में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों में एक एक बार ही यूज़ हो रहा है, तो हमने एक ही बार उठा लिया। यहाँ पे 2 हो रहा है यूज़ 2 बार, यहाँ पे एक बार भी नहीं है, यहाँ पे एक बार भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक ही जगह पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो हमें दोनों 2 उठाने पड़ेंगे। कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे भी तो 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं बेटा, एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंदर 3 एक ही बार यूज़ हो रहा है, 15 के अंदर भी एक ही बार यूज़ हो रहा है, 21 के अंदर भी एक ही बार यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जो 2 है ना, ये 12 में 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, 12 के अंदर ही एक ही नंबर के अंदर 2 बार यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसको यूज़ भी किया। फिर हम देखेंगे और क्या क्या बच गया, इधर 5 बच गया और इधर 7 बच गया। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 2 इंटू, अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलने वाला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका आंसर क्या आने वाला है वो ज़रा ध्यान से देखना। एक बात यहाँ पे आपको और सिखाऊंगा मैं कि 2 है और 5 है, जहाँ पर भी 2 और 5 का एक पेयर बनता है ना बेटा, वहाँ पे एक 10 बन जाता है। 2 इंटू 5 10, ओके, 2 5 जा 10। तो कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक 2 और एक 5 का पेयर बनाएंगे। इस 2, मान लो हमने ये 2 और 5 का एक पेयर बना लिया, इस 2 और 5 का ओनली, ठीक है। ये बन गया बेटा एक 0 हमने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 10 ही बनने वाला है। तो 0 लगाने से हमें एक बेनिफिट हो जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन छोटे होने वाली है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास सिर्फ एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है और एक 7 बच रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि 5 और 2 से तो 0 बना दिया हमने, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस। ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो हमारा जो एलसीएम आएगा बेटा वो आ जाएगा 42। तो एलसीएम हमने निकाल दिया इसका 4200 और एचसीएफ जो हमारा आया वो आया हमारा 3। तो ऐसे ही हम बाकी के पार्ट्स के भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 17 23 एंड 29, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो 17 23 एंड 29 ये तीनों ही एक प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसी बात है कि तीनों ही एक प्राइम नंबर हैं तो 17 जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे इसका, जैसे पहले वाले पार्ट का किया सेम वैसे ही करेंगे। हम आगे देख रहे हैं इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 17। 23 को क्या लिखेंगे बेटा, 23 को लिखेंगे हम
1 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम 29 की बात करें तो 29 को क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 29, है ना। तब तो अब जरा ध्यान से देखो, एचसीएफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 17 जो है वो एक बार भी रिपीट नहीं है, सिर्फ ऊपर रिपीट है, नीचे रिपीट नहीं हुआ है। 23 बीच में रिपीट हुआ है, ना ऊपर है ना नीचे है। 29 नीचे रिपीट हुआ है, ऊपर 2 में नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 1, जो ऊपर से लेकर नीचे तक रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 1। और एलसीएम की अगर बात करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम हम क्या देखेंगे, एलसीएम में तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। तो हमारे पास 3 ही नंबर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारे पास 17, एक आ रहा है 23 और एक आ रहा है 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में। तो वहाँ पे एक कंडीशंस होती है, क्या पता है हमको, देखते हैं एक बार हम, कि अगर एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आपको जो 2 नंबर मिल रहे हैं ना बेटा, ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो बराबर आने वाले हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम देखो क्या है हमारे पास, एचसीएफ देखो हमारे पास क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करो और जिन 2 नंबर की हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है उन्हें दोनों की मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बस चलो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया। जो नहीं दिया है वही निकालना है, और वो क्या है जो नहीं दिया है वो एलसीएम है। और यहाँ पर ये जो 306 है ये ए मान लेंगे हम, और जो 657 है ये बी मान लेंगे। ज़रा ध्यान से देखो, एचसीएफ में भी तो यही है, ये ए है और ये बी है। बस पुट करो। एलसीएम की वैल्यू नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू तो दे रखी है, एचसीएफ 306 एंड 657 9 है, लिख दो। इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, 306 है, लिख दो जी। मल्टीप्लाई में बी कितना है हमारे पास, 657 है, लिख दो, है कि नहीं। चलो अब एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई देखो मेरी वैल्यू निकालनी है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम, तुम उधर जाओ, है ना। तो ये कहेगा 9 कहेगा, ठीक है भाई चले जाते हैं। तो उधर जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657 और अपॉन में चला जाएगा 9। और जब अपॉन में 9 जाएगा तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। जो 9 की टेबल में जो 306 है कितने पे जाएगा, देखो 9 3 जा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, 9 3 जा 27, कितना बचा 3। अब वो जो 3 बचा वो 6 के पास गया, उसको बना दिया 36, है ना। ठीक है, तो 9 की टेबल में 36 का आएगा 4 पर, इसको सोल्व करने पर तो आ गया ये 34। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया 657, बस। और जैसे 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर होगा। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन ने पूछा है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 की कोई पावर कर दी जाए, कोई भी पावर हो सकती है, n का मतलब यहाँ पे है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। ये 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 की पावर n कर दी जाए और जो आंसर आए उसका जो एंड विद, मतलब क्या कह रहा है देखो, एंड विद द डिजिट 0, मतलब जिससे भी इसकी पावर कर दी जाए, 6 की कोई भी पावर कर दी जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो रिजल्ट आने वाला है उसका आंसर 0 पे एंड होता हो। कहने का मतलब कि 6 की पावर n है, इसकी कोई भी वैल्यू पुट करने से क्या ऐसा कोई नंबर आ सकता है जिसका यूनिट प्लेस, देखो मैं डैश डैश लगा रहा हूँ, यहाँ पे डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, पर जो वंस प्लेस की डिजिट होगी, वंस प्लेस की, क्या वो 0 होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो कह रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
बेटा पहली बात तो इस बात को ध्यान रखो कि 0 हमेशा तभी आ सकता है, तभी जनरेट किया जा सकता है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी जाए। यानी कि अगर हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक 10 मिल गया आपको। यानी कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से ही आपको एक 0 जनरेट हो पाएगा। अगर वो 2 और 5 की कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि कम से कम 1 और 2 और 5 का तो एक पेयर चाहिए आपको जब एक 0 बनेगी। अगर आपको 2 0 चाहिए तो आपको 2 और 5 के 2 पेयर चाहिए फिर, ठीक है ना। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तब करके देखिए इसका आंसर 100 आने वाला है। अब इसमें आगे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 सिर्फ तभी जनरेट हो पाएगी जब यहाँ पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जरा ध्यान से देखना कि अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो 6 के फैक्टर बना के देखिए जरा। 6 के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनते हैं। इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है, और क्योंकि 5 नहीं है इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट प्लेस पर तो 0 नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसका मतलब 6 की कोई भी पावर हो, कभी भी यूनिट प्लेस उसका 0 नहीं होगा उस आंसर का, है ना। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे कि अगर हमें एक 0 चाहिए तो किसी भी नंबर के अंदर 2 और 5 के फैक्टर होने जरूरी होते हैं, बट 6 के फैक्टर के अंदर जो है हमारे वो 2 इंटू 3 है, इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। अभी एग्जाम के अंदर हम कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से देखना। इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एनी नंबर ends with digit 0, it should be divisible by 10, or in other words it will also be the divisible by 2 and 5, or divisible by 2 and 5 बोथ, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। क्यों? एज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, क्योंकि जो 10 है वो 2 इंटू 5 से बनने वाला है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 6 जो है ना, इस 6 को हमने अभी क्या देखा था कि 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है, यानी कि जो फैक्टर बन रहे हैं 6 के वो 2 इंटू 3 बन रहे हैं, और इसकी पावर है n, हमने वो लिख दिया है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर वी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n, 6 raised to power n, ओके। therefore अच्छा, इसमें इससे पहले एक चीज़ और लिख सकते हैं कि भी हमें 5 की जो है मल्टीप्लिकेशन में उसमें 2 इंटू 5 चाहिए, वो हमने ऑलरेडी लिख भी दिया है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखेंगे, hence for any value of n 6 raised to power n will not be divisible by
5. Therefore 6 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number. अब जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली मैं बेसिकली बता चुका हूं कि आपको कैसे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और ये कैसे सोल्व हो सकता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और यही एग्जाम के अंदर आपको लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 ये कंपोजिट नंबर हैं एंड एक्सप्लेन करना है वाई, क्यों है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो वो हम साथ साथ समझेंगे भी और क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे साथ साथ। ओके बेटा, चलिए देखिए जरा ध्यान से। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कि एज प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 की, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं आप देख पाओगे कि 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा किसी और के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। यानी कि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2, ठीक है। सेम 3 के भी, 3 भी 2 ही नंबर के टेबल में आता है, एक 1 और एक 3, यानी कि 2 ही फैक्टर है। बट अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में तो आता ही है, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वही प्राइम नंबर होता है। कभी कभी डाउट हो जाता है कि सर क्या 1 जो है 1 ओनली 1, यानी कि 1, अगर कोई कहे कि जो 1 है 1, क्या 1 एक प्राइम नंबर है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और ये किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। तो आप देख पाओगे 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर जो होते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते वही प्राइम नंबर होते हैं, और जो बाकी नंबर बच गए जिनके फैक्टर्स 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, जैसे कि अभी हमने बात करी कि 2 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 और 2, 2 ही फैक्टर है, 3 के 2 ही फैक्टर, 5 के 2 ही फैक्टर, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 4 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब इसके 3 फैक्टर हैं। यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 3 हो या 3 से ज़्यादा हो वो कंपोजिट होते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं एक बार, एज प्राइम नंबर की अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। तो हम क्या लिखेंगे इसको, द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। या तो ये 1 से हो जाए या फिर ये खुद से होगा, 2 से ही होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। सेम अगर हम कंपोजिट की बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स में हम क्या कहेंगे बेटा कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, या फिर वो अपने अलावा किसी और के टेबल में भी आ रहा हो। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि और ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो इन
हमारे पास क्या नंबर दिया, पहला जो नंबर दिया उन्होंने वो क्या नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 एन प्लस 13, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें 13 और 13 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा यहाँ से 13 कॉमन ले लिया। जब 13 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 7 इंटू 11 और इंटू में जो 13 है वो तो कॉमन आ गया है बाहर, और प्लस में यहाँ पर जो 13 है वो कॉमन चला गया है बाहर, इसका मतलब सिर्फ 1 बचा है अंदर, ठीक है ना। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर 13 बाहर चला गया तो 1 कैसे बचा, एक बार ध्यान से देख लो। हम 13 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे में अगर 13 को हटा दिया जाए तो आप देखोगे कि सिर्फ 1 बचेगा, लेकिन जिस भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई होता है वहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आप लिखो या ना लिखो खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस 13 के अंदर 1 मल्टीप्लिकेशन में दिखाना कोई ज़रूरत नहीं थी, बट जब कॉमन लेकर बाहर लेकर गए हम इसको तो यहाँ पे 1 था कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 1 था, उस 1 को हमने यहाँ रख दिया। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 13 और 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 और प्लस में आ गया 1 और ये आ गया बेटा 13 मल्टीप्लाई बाई 78। यहाँ तक समझ में आया आपको। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे 1 जो होता है वो कहीं पर भी मल्टीप्लाई करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हर जगह मल्टीप्लाई रहता है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। आप देख पाओगे कि इसके 3 फैक्टर्स बन गए, और हमने क्या कहा था, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ more than 2 factors, so it is a composite number। ओके, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसने एक चीज और दिया, एक क्वेश्चन और दिया, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं ना। इन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस में 5। आप देख पाओगे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो बाहर चला गया, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में हमने जैसे ऊपर वाले में बात किया था कि 13 के मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 1 होता है, तो अगर 13 बाहर जाता है कॉमन तो 1 अंदर बच जाता है। तो यहाँ पे जब 5 कॉमन जाएगा तो 5 के मल्टीप्लाई में भी तो 1 लिख सकते थे हम, वो 1 वहाँ पे बचेगा, ये बच गया। अब इसको सोल्व करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1008 और यहाँ पे प्लस में 1 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 इंटू 1008 प्लस 1 जो होगा वो आपको मिल जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस में 1 आपको क्या मिल जाएगा 1009। लेकिन इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कहीं पर भी, क्योंकि 1 तो रहेगा। आप देखोगे कि इस नंबर में भी 3 फैक्टर आ गए, मोर देन 2, इट हैज़ मोर देन 2 factors, okay, so it is also a composite number। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगर स्लो स्पीड लगती है तो आप स्पीड तेज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट डीपली समझना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं और एग्जाम की तैयारी दबा के करें। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखें। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same ठीक है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम या सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शंस, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर
दो बच्चे हैं, रवि और सोनिया। ये एक सर्कुलर पाथ है कि यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सोनिया खड़ी है और यहाँ पे रवि खड़ा है। तो दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया और राउंड में भागना स्टार्ट किया। इसने कहा है कि जो सोनिया है, ध्यान से देखो, इसने कहा है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट में कवर करेगी। इसको कवर करने में 18 मिनट लगे, लेकिन रवि जो है वो 12 मिनट में कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रवि सोनिया से तेज भाग रहा है, और क्योंकि वो तेज भाग रहा है तो इसका मतलब कि रवि इतने सर्कल के करीब पहुंचेगी, सर्कल का राउंड करना, कंप्लीट करना, जब तक पहुंच पाएगी वहां तक, तब तक रवि उसको कंप्लीट कर चुका होगा। सोनिया जब तक राउंड पूरा करने के लिए पहुंचेगी तब तक रवि उसका एक राउंड पूरा कर चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा ही अगर चलता रहे तो वो टाइम कब आएगा जब वो जिस पॉइंट पे स्टार्टिंग में उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया था, तो जब वो वापस से राउंड पहुंचे तो दोनों एक साथ दोबारा से उसी पॉइंट पर एक साथ पहुंच जाएं, आगे पीछे नहीं, एक साथ पहुंच जाएं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल अगर ले ले कि एक दो बैल हैं, यानी कि डोर बैल वगैरह, अगर वो एक साथ बजे स्टार्टिंग में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बाद बजे, जैसे एक 5 मिनट के बाद बजेगी और एक 7 मिनट के बाद बजेगी हर बार, तो कितनी देर के बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी। ऐसी कंडीशंस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि एज दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टू रीच एट स्टार्टिंग पॉइंट एट सेम टाइम, कि अगर दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया है और एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया है और डिफरेंट स्पीड के साथ, तो टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, कि अगर दोनों को एक ही पॉइंट पर सेम टाइम पर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। हमें क्या करना पड़ेगा, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो मिनट्स नहीं लिखेंगे हम, सिंपली ऐसे लिखेंगे 12 और 18, और इसका एलसीएम निकालते हैं। चलो 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 3 × 6 और 9 एज इट इज। अब ये जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 × 3, 3 3 × 9, और ये 3 बच गया लास्ट में, 1 एज इट इज, 3 1 × 1 3। ओके, हमें क्या मिला, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 हमको क्या मिला बेटा, 2 × 2 × 3 × 3, और ये हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 36। अब ये 36 आ गया, यानी कि 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 18 दोनों के टेबल में आता है और यही दोनों का एलसीएम भी होगा। लेकिन ये मिनट में पूछ रहा है ना कि कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 minutes. That is your answer.
सॉल्यूशन आ गया आपका। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन सुनकर, क्वेश्चन देखकर आपको लगता है कि थोड़ा अजीब है, कैसे होगा, बट बहुत इजी होता है बेटा। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें और अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और मैं फिर वही बात बोलूँगा, एग्ज़ाम की रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियोस में। तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।